हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उबैदुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर नर्स। स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है बोन्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेजरली इस लेक्चर में मैं कवर करूँगा बोन्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और बोन्स का एनाटॉमी क्या होती है। तो मेजरली हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह है लेक्चर के टॉपिक का आउटलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सुन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया है बोन। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक के। बोन्स एक रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? रिजिड फॉर्म विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर आप लोग मेजरली देख सकते हैं, इस सेंटेंस में दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। एक यह है कि बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात यह की गई है कि ये बनाता है एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। चलिए पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सुन, कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है बॉडी में जो कि मेजरली वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कनेक्शन। ये प्रोवाइड करती है मसल और बोन के साथ या बोन और बोन के साथ। यह है कनेक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंडन होता है, लिगामेंट होता है। ये मेजरली एक कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन के साथ कांटेक्ट में रखता है और टेंडन जो है वो मसल को एक बोन के साथ अटैच करता है। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसका ओरिजिन जो है वो एक मीजनकाइमा है। मीजनकाइमा टिश्यू, इसका ओरिजिन मीजनकाइमा है। दूसरी बात यह है कि ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसको हम कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें तो ब्लड कोई भी जो है कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन उसको फिर भी कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में रखा गया है। इसकी वजह यह है कि वो भी एक मीजनकाइमा ओरिजिन है। क्योंकि इसका ओरिजिन मीजनकाइमा है तो इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू में शुमार करते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर WBCs पाए जाते हैं, तो WBCs का काम प्रोटेक्शन होता है, सपोर्ट होता है, तो इसलिए वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट। बोन जो है वो एंडोस्केलेटन बनाता है किसका? वर्टिब्रेट का। वर्टिब्रेट तो आप लोग जानते होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिसका वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है तो उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। दो तरह के स्केलेटन होता है, एक होता है एंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इसके नाम से भी जाहिर है कि वो एक ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी से आउटसाइड हो। अगर आर्थ्रोपोड की बात करें तो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन आउटसाइड होता है, जैसा कि क्रेब हो गया। क्रेब का स्केलेटन जो है वो आउटसाइड है, तो इसलिए हम इसको एक्सोस्केलेटन की कैटेगरी में रखते हैं। जितने भी मैमल्स है उसको एंडोस्केलेटन की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसके बॉडी को सपोर्ट किया गया है इनसाइड से, बोन से। तो बोन्स क्या है? एक एंडोस्केलेटन है जो बॉडी का फ्रेम वर्क बनाता है और बॉडी इसकी बदौलत एक इरेक्ट पोजीशन में खड़ा रह सकता है। तो ये बोन एक एंडोस्केलेटन भी बनाता है वर्टिब्रेट का। अच्छा, बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। वो कहता है कि इट मेक्स 20% ऑफ द टोटल बॉडी मास। बोन जो है वो टोटल बॉडी मास या टोटल बॉडी वेट का 20% बनाता है। तो बाकी कौन बनाता है? 50% मसल बनाता है और 20% पेट्स बनाता है। बचे 10%, तो 10% इंटीग्रेटरी सिस्टम हो गए। तो ये है 100% कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि बोन्स, मसल्स और पेट्स, इंटीग्रेटरी सिस्टम, व्हाटएवर जो जिस चीज़ पर भी मुश्तमिल होता है वो 100% कंपोजिशन बॉडी का बनाता है। तीसरा सेंटेंस है कि बोन के मैट्रिक्स उसमें मौजूद होता है 65% इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैल्शियम आता है, फास्फोरस आते हैं, अदर मिनरल आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और 35% ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में हमारे पास प्रोटीन आता है। ओके, ये मेजरली
बोन के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं बोन्स के कुछ टाइप के बारे में। हम मेजरली टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहे, बल्कि एक बोन में ये दो पार्ट्स पाए जाते हैं। एक पार्ट होता है कम्पैक्ट बोन, दूसरा पार्ट होता है स्पॉन्जी बोन, या हम इसको कैंसलस बोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक बोन बनाया है, फीमर बोन। तो अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो इसके बॉर्डर में बोन के बॉर्डर होता है, और उसका बॉर्डर जो है वो रिजिड होता है, मजबूत होता है। तो उसका जो रिजिड पार्ट होता है, जो मजबूत पार्ट होता है, उसको हम कम्पैक्ट बोन कहते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बोन के आउटर पार्ट जो है वो इंतहाई मजबूत होता है, तो उस मजबूत पार्ट को कम्पैक्ट बोन कहते हैं। और स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग बोन को दो हिस्सों में ब्रेक कर दे तो यहाँ पर एक जाली नुमा एरिया भी पाया जाता है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है डॉट। तो ये होता है स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन भी हम इसे कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोन का कंप्लीट पार्टीशन, बोन के जितने भी पार्ट्स है उसको हाईलाइट किया है, और मेरा कोशिश ये होगा कि मैं हर पार्ट को आप लोग के लिए आसान बनाऊँ और आप लोग इसे आसानी से समझ जाए। स्टूडेंट, बोन दूसरे बोन के साथ एक का जॉइंट बनाता है, लेकिन उस जॉइंट पर वहाँ पर रिक्वायरमेंट ये होगी कि फ्रिक्शन वहाँ पर ना हो, रिड्यूस हो। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बोन के एंड्स पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज तो सॉफ्ट होता है, उस कार्टिलेज का काम यह होता है कि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। तो वहाँ पर लॉन्ग बोन के एंड में जो कार्टिलेज पड़ा रहता है, उस कार्टिलेज का नाम होता है हाइलिन कार्टिलेज, और दूसरा नाम हम उसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस एरिया को जो मैंने यहाँ पर बोल्ड किया है, ये एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है। यहाँ पर अगर दूसरा बोन इसके साथ जॉइंट बनाता है तो वो फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगा दोनों के दरमियान। दूसरी बात, ये लॉन्ग बोन है, मैंने ये फीमर बोन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो फीमर बोन के एक एंड को छोड़ के दूसरे एंड को छोड़ के सबसे दरमियान वाली जो लॉन्ग एरिया होता है, लॉन्ग शेप होता है, उस एरिया को कहते हैं डाइपाइसिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सारे एरिया को कहते हैं डाइपाइसिस। ये बोन का लॉन्ग शेप होता है। डाइपाइसिस के बाद यहाँ पर एक एरिया होती है जिसका नाम है मेटापाइसिस। मेटापाइसिस में एक प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, उस प्लेट्स का नाम होता है एपिफिजियल प्लेट। स्टूडेंट, इंसान ही जो ग्रोथ होती है वो इसकी बोन से होती है, लेकिन बोन में ऐसा क्या है जो ह्यूमन को एक मुकम्मल तरीके से आसानी से ग्रोथ प्रोवाइड कर देती है? जी, वहाँ पर कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। बोन्स के एंड में प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ग्रोइंग प्लेट भी कहते हैं। उस ग्रोइंग प्लेट के नतीजा ये होता है कि बोन्स इनलार्ज होता है, उसका लेंथ इंक्रीज होता है, और एज अ रिजल्ट ह्यूमन ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो प्लेट्स ये है एपिफिजियल प्लेट्स, या हम इसे ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, ग्रोथ प्लेट्स। और ये एपिफिजियल प्लेट्स डाइपाइसिस के बाद एरिया में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मेटापाइसिस। स्टूडेंट, मेटापाइसिस के बाद एक एरिया है जिसका नाम है एपिपाइसिस। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एपिपाइसिस बिल्कुल एंड में होता है एपिपाइसिस, यहाँ पर भी एपिपाइसिस है, यहाँ पर एपिपाइसिस, यहाँ पर एपिपाइसिस। यहाँ पर एक लाइन मौजूद होता है, इस लाइन का नाम है एपिफिजियल लाइन, और यहाँ पर एक लाइन होता है, इस लाइन का नाम है एपिफिजियल लाइन। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि एपिपाइसिस एंड में मौजूद होता है। यहाँ पर मैं इसकी निशानदेही करता हूँ, यहाँ पर
एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एपिपाइसिस है, एपिपाइसिस के नीचे फिर मेटापाइसिस है, मेटापाइसिस में एपिफिजियल प्लेट्स मौजूद होते हैं जो कि ग्रोथ प्लेट्स हैं। मेटापाइसिस के बाद एक बहुत बड़ी एरिया होती है, इस एरिया को हम कहते हैं डाइपाइसिस। क्या है यहाँ पर? डाइपाइसिस। डाइपाइसिस के बाद फिर क्या होता है? फिर मेटापाइसिस होता है। मेटापाइसिस में फिर यहाँ पर एपिफिजियल प्लेट्स होते हैं जो कि ग्रोथ प्लेट्स है। मेटापाइसिस के बाद एक एरिया फिर होता है जिसका नाम है एपिपाइसिस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एंड्स मौजूद होते हैं, उस एंड्स में जो एरिया है उसको एपिपाइसिस कहते हैं। एपिपाइसिस के बाद एक लाइन मौजूद होता है जिसको एपिफिजियल लाइन कहते हैं। एपिफिजियल लाइन के बाद फिर एक एरिया होता है जिसका नाम है मेटापाइसिस। मेटापाइसिस के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी एरिया होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको शेप ऑफ द बोन डी कहते हैं, और इस एरिया का नाम है डाइपाइसिस। डाइपाइसिस के बाद फिर मेटापाइसिस और फिर एपिपाइसिस। तो ये है बोन का एक पार्टीशन, बोन के पार्ट्स जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग के मेजरली डिस्कस किए। स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पर 2-3 टर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम्पैक्ट बोन का आउटर मोस्ट हार्ड एरिया होता है, इसको हम हार्ड एरिया ऑफ द बोन कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बोन के अंदर भी एक एरिया होती है, जालीनुमा होती है, उसको स्पॉन्जी बोन कहते हैं या उसको हम कैंसलस बोन भी कहते हैं। स्टूडेंट, कम्पैक्ट बोन के ऊपर ये जो कम्पैक्ट बोन होता है, ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरियास्टियम मेम्ब्रेन। क्या? पेरियास्टियम मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये एक मेम्ब्रेन होता है। पेरियास्टियम एक मेम्ब्रेन है जो कि कम्पैक्ट बोन को कवर कर देता है। अगर कम्पैक्ट बोन से थोड़ा अंदर चले जाए तो यहाँ पर एक केविटी होती है, इस केविटी का नाम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेडुलरी केविटी। मेडुलरी केविटी एक ऐसा केविटी है जिसमें यहाँ पर एक मेरो मौजूद होता है जिसका नाम है येलो बोन मेरो। दोबारा सुनिए, मेडुलरी केविटी में ये एक नालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, इसके दरमियान येलो बोन मेरो मौजूद होता है, और इस मेडुलरी केविटी को भी एक मेम्ब्रेन कवर कर देता है। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इस मेम्ब्रेन का नाम है इंडोस्टियम मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। पेरियास्टियम ये कम्पैक्ट बोन का मेम्ब्रेन है। कम्पैक्ट बोन से हम अंदर चले जाए तो यहाँ पर एक मेडुलरी केविटी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक मेडुलरी केविटी है, नालीनुमा स्ट्रक्चर है। इस मेडुलरी केविटी में एक बोन मेरो मौजूद होता है जिसका नाम है येलो बोन मेरो। स्टूडेंट, 2 तरह के बोन मेरो पाए जाते हैं ह्यूमन में। एक होता है रेड बोन मेरो, दूसरा होता है येलो बोन मेरो। एक ही बोन में एट अ टाइम दोनों बोन मेरो पाए जाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जो रेड बोन मेरो मौजूद होता है ये कैंसलस या स्पॉन्जी बोन में मौजूद होता है, और जो येलो बोन मेरो होता है वो डाइपाइसिस में मौजूद होता है। रेड बोन मेरो का काम ये होता है कि वो ब्लड सेल्स को बनाता है, लाइक आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, प्लेटलेट्स भी बनाता है। तो ये तीनों सेल जो है ये रेड बोन मेरो बनाता है। अब बात करते हैं कि रेड बोन मेरो पाया जाता है कहाँ पर। तो रेड बोन मेरो रिब्स में मौजूद होता है, स्टर्नम में मौजूद होता है, वर्टेब्रा में मौजूद होता है, और पेल्विक बोन में मौजूद होता है।
लेकिन जो येलो बोन मेरो है वो रेड बोन मेरो के साथ पाया जाता है एवरीवेयर। लेकिन बात सिर्फ ये फर्क ये है कि येलो बोन मेरो सिर्फ डायपाइसिस एरिया में मौजूद होगा। येलो बोन मेरो का काम ये होता है कि वो एनर्जी स्टोर करता है और बाद में अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड सेल की डिफिशिएंसी हुई, येलो बोन मेरो फिर रेड बोन मेरो में कन्वर्ट होता है और फिर भी वो क्या करता है, फिर वो रेड बोन मेरो का काम करता है ब्लड सेल बनाना और बॉडी को एनीमिया से बचाता है। तो ये रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो का कंसेप्ट था। आई होप मैंने बहुत कोशिश की आप लोग को समझाने की और आप लोग समझ गए होंगे। दोबारा ये टॉपिक जो है वो रिवाइज करते जाए तो आप लोग क्लियर होगा आप लोगों को जल्दी। ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है लेकिन आई होप आप लोग जल्दी अंडरस्टैंड कर जाओगे। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दरअसल बोन्स जो होता है वो एक ओस्टियन से बना होता है, छोटे छोटे तेलों से बना होता है। उस एरिया को जो बोन बनाता है उस सारे को हम कहते हैं हवार्शियन सिस्टम, या हम इसे ओस्टियन भी कहते हैं। मतलब ये है कि बोन के अंदर मैट्रिक्स मौजूद होगा, बोन के अंदर बोन के सेल्स मौजूद होंगे, बोन के अंदर ब्लड और नर्व की सप्लाई मौजूद होगी। तो वो जो एरिया में मौजूद होता है उस एरिया को, उस छोटे से हिस्से को हम कहते हैं हवार्शियन सिस्टम या ओस्टियन। तो यहाँ पर मैंने एक उठाया बोन के कंपोजिशन से, बोन के मैट्रिक्स, हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक हवार्शियन सिस्टम है या ओस्टियन है जो कि बोन बनाता है। और इसमें सबसे सेंटर में आप लोग देख सकते हैं कि ये एरिया, उसको हम कहते हैं हवार्शियन कनाल। हवार्शियन कनाल, ये हवार्शियन कनाल है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। क्या? ब्लड वेसल। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। आर्टरी और वेन होते हैं। उस एरिया को जिसमें आर्टरी और वेन मौजूद होते हैं उसको हम हवार्शियन कनाल कहते हैं। इससे पहले यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रा किया था, तो उसमें मैंने मेडुलरी कैविटी के बारे में आप लोगों को बताया। तो मेडुलरी कैविटी में मैंने बताया कि यहाँ पर येलो बोन मेरो भी मौजूद होता है और ब्लड वेसल्स और नर्व की सप्लाई भी मौजूद होती है। तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो यहाँ पर हवार्शियन कनाल में होती है इस ओस्टियन के। यहाँ पर दूसरी अगर बात करें तो इसके अंदर बोन का मैट्रिक्स मौजूद होता है। उस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं और लेमेला भी कहते हैं उसे, लेमेला। उसको हम लेमेला भी कहते हैं। लेमेला बोन का मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप लोग तेली नुमा स्ट्रक्चर देखते हैं। इस एरिया को कहता है लोकोनाई। लोकोनाई, लोकोनाई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बोन्स के सेल मौजूद होते हैं। और बोन के कौन से सेल? मैच्योर सेल, ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोसाइट लोकोनाई में मौजूद होता है। ये बोन का मैच्योर सेल्स होता है। बोन के 3 टाइप ऑफ सेल हैं, एक ओस्टियोसाइट, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, तीसरा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोसाइट एक मैच्योर सेल होता है। ओस्टियोब्लास्ट इसको बोन फार्मिंग सेल भी कहते हैं। और ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ये कम्पैक्ट बोन में पीरियोस्टियम मेम्ब्रेन होता है, तो पीरियोस्टियम मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है। और तीसरा होता है ओस्टियोक्लास्ट, उसको बोन डिसॉल्विंग सेल भी कहते हैं। ये बोन को ब्रेक करता है, जो ओल्ड बोन होते हैं उनके सेल को ब्रेक डाउन कर देता है। तो स्टूडेंट ये तेलीनुमा स्ट्रक्चर लोकोनाई है। इसमें बोन का मैच्योर सेल है ओस्टियोसाइट। एक लोकोनाई और दूसरे लोकोनाई के दरमियान एक अटैचमेंट पाया जाता है जो दोनों को, जिसमें जो सेल पाए जाते हैं उनको एक दूसरे के साथ राबिते में रखता है। उस
एरिया को कहता है, उस अटैचमेंट जो चीज़ से बनी होती है उसको कहते हैं कनाली कोली। हवार्शियन सिस्टम मैंने बताया आप लोगों को ये बोन बनाता है। तो बोन जो चीज़ से बनती है, मैंने उसको एक पिक्चर उठाया, यहाँ पर इनलार्ज किया और आप लोगों को बताया कि इस हवार्शियन सिस्टम या ऑस्टियन में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है। स्टूडेंट, तो ये था बोन के हवाले से लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट किया बोन्स क्या होता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बाद में मैंने आप लोगों को बोन के पार्ट्स बताए, बोन का एनाटॉमी आप लोगों को बताया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को आपने आप तक महदूद ना रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि आप लोग के साथ साथ वो भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।